लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो के सामने एक मैसेज आता है कि क्या वो फ्लेम मोनार्क के वारिस एसिल को अपना टीममेट बनाना चाहता है। ये देखने के बाद सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या एसिल फ्लेम मोनार्क के सेकंड वारिस है। ये सुनने के बाद एसिल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सुहो अपने मन में कहता है क्या ये इसलिए क्योंकि वो आखिरी प्योर ब्लड डीमन नोबेल है जो कि सर्वाइव की है। सुहो एसिल को अपना टीममेट बना लेता है। एसिल के सामने भी एक विंडो आ जाता है जहाँ लिखा है कि सुहो के साथ उसका एक बॉन्ड हो गया है, तो इसकी वजह से एक बॉन्ड स्किल डीमन ब्लास्ट तैयार हो चुकी है। इससे सुहो को व्हाइट फ्लेम के वारिस यानी एसिल की एनर्जी मिलेगी। इससे सुहो एक पावरफुल ब्लास्ट को छोड़ सकता है। ये सब विंडो देख के एसिल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है ये क्या अचानक से मेरे पास एक विंडो आ गया है। सुहो बेरू से कहता है मुझे पता नहीं था क्योंकि ग्रे मुझसे बात नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि मेरे टीममेट्स भी विंडो को देख सकते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क इसका मतलब। सुहो कहता है हाँ, वाइल्ड फ्लेम की वारिस होने के नाते एसिल मेरी टीममेट बन गई है। एसिल अपने मन में कहती है क्या मैं वाइल्ड फ्लेम की वारिस हूँ। आगे सभी शैडो डंजन में एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं। सुहो कहता है चलो हमारी नई बॉन्ड स्किल ट्राई करते हैं। एसिल क्या तुम तैयार हो। एसिल कहती है हाँ यंग मोनार्क मैं तैयार हूँ। सुहो बॉन्ड स्किल डीमन ब्लास्ट को यूज करता है। सुहो के हाथ में एक एनर्जी जमा होने लगती है। वो कहता है ये एसिल की बॉन्ड स्किल है, पर आगे हम देखते कि एसिल नीचे गिर जाती है। सुहो एसिल से पूछता है एसिल तुम ठीक तो हो ना। एसिल कहती है यंग मोनार्क माफ कीजिए, एक बार इस स्किल को यूज करने से मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। सुहो कहता है चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। सुहो अपने मन में कहता है बस एक बार यूज करने से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई है, आखिर ये स्किल कितनी पावरफुल है। एसिल अपने मन में कहती है एक ऐसी स्किल जिससे मैं अपनी पावर यंग मोनार्क को सेंड कर सकती हूँ, यकीनन ये पावरफुल अटैक होगा है ना। सुहो अपना पूरा जोर लगा के वॉल को हिट करता है पर कुछ खास डैमेज नहीं होता। ये देख के सुहो और बेरू दोनों ही शांत हो जाते हैं। बेरू कहता है ये आमतौर से कुछ अलग नहीं लग रहा है। सुहो कहता है लगता है ये स्किल ग्रेट की बॉन्ड से अलग है। एसिल ने भी डैमेज को देख लिया था। वो अपने मन में कहती है क्या मेरी सारी एनर्जी यूज करने के बाद भी बस इतना ही डैमेज हो पाया। तभी सुहो देखता है कि चार्ज अमाउंट 0% है। वो कहता है मैं समझ गया कि ये क्यों हुआ, चार्ज का अमाउंट 0% है और यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है कि मैं चार्ज कैसे करूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसे यूज कैसे करना है। बेरू कहता है यंग मोनार्क मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ बताओ, क्या मैं उन डीमन की लाशों को खा सकता हूँ जो शैडो डंजन में लाई गई है। सुहो कहता है नहीं, मैंने उनको यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि मैं बाद में उन पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करने वाला हूँ। बेरू कहता है ओह अभी तक आपने पहले कभी डीमन पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज नहीं किया, अभी ट्राई करने के बारे में आपका क्या ख्याल है। सुहो डीमन पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करता है लेकिन मैसेज आता है कि माना करप्ट है, शैडो एक्सट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है। सुहो हैरान हो जाता है और वो कहता है ये मुझे कह रहा है कि मैं शैडो एक्सट्रैक्शन यूज नहीं कर सकता क्योंकि इनका माना करप्ट है। बेरू बताता है यहाँ तक शैडो मोनार्क भी डीमन की शैडो के एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी सोल करप्ट होती है, इसलिए वो उनको कॉन्ट्रैक्ट के जरिए समन करते हैं जैसे लैडेर परिवार के साथ है। सुहो कहता है करप्ट सोल का हम कुछ कर नहीं सकते, तो बेरू तुम इन सभी को खा सकते हो। बेरू सुहो को थैंक्स कहता है। एसिल अपने मन में कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे करप्ट कहा। सुहो एसिल के पास आ जाता है और उसे एक पोशन देता है। वो उससे कहता है ये लो, इस पोशन को पीने के बाद तुम बेटर फील करोगी। एसिल कहती है आपका शुक्रिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके किसी काम में ही नहीं आ रही। सुहो कहता है वैसे याद है कि तुम्हारे पास प्रोबेबली रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम इस सिटी के एरिया को फ्रीली यूज कर सकती हो। ये सुनने के बाद एसिल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है यंग मोनार्क आप मेरी हेल्प करने के लिए इतना आगे तक जा रहे हैं। हम देखते कि सुहो शैडो डंजन का एक पार्ट एसिल के नाम कर देता है। सुहो एसिल से कहता है अभी तुम मेरे टीममेट हो तो ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बेरू यहाँ पे आ जाता है। हम देखते कि वो काफी ज्यादा शॉक में था। सुहो उससे कहता है बेरू क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। बेरू बताता है यंग मोनार्क डीमन की मेमोरीज में मुझे इट्रिम के दूतों का क्लू मिला है। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सभी एक जगह पे बैठ जाते हैं और बेरू बताता है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मेमोरीज में क्या देखा है। उनके बारे में बताने से पहले आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुका है और मिस्ट बन ये आउटर यूनिवर्स के मॉन्स्टर्स हैं। एसिल काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है क्या तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ हेलरेन एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ से स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ था। सुहो कहता है मिस्ट बन्स आउटर
आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स हैं। हाँ, आगे बेरू कहता है पता नहीं ये फेट है या कोइंसिडेंस, जिन डीमंस को मैंने खाया है वो ब्रोकी और माउंटेन फील्ड के हाइना गिल्ड से रिलेटेड है। उन डीमंस को हाइना गिल्ड से ह्यूमन सप्लाई होते थे। उन ह्यूमंस को मिस्ट बन में करप्ट किया जाता था ताकि वो उनको स्टार डस्ट बना के मटेरियल में यूज कर सके। और भी जगह है जहाँ पे स्टार डस्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और उन जगह को स्टार डस्ट फैक्ट्री इस नाम से बुलाते हैं। तो अब तक हमें क्या क्या पता चला? हाइना गिल्ड ह्यूमंस को किडनैप करते हैं। ग्रीम रिपर गिल्ड किडनैप किए हुए ह्यूमंस को फैक्ट्री में पास करते थे और वो फैक्ट्री में उन ह्यूमंस को स्टार डस्ट बनाने के लिए यूज करते थे। मुझे पक्का यकीन है एट्रियम ही इन 3 जगहों के पीछे है। सो वो मन में कहता है कि ये सब एट्रियम के इन्वेशन के रिलेटेड है। आगे बेरू कहता है और हाँ, यंग मोनार्क एक ह्यूमन है जिसने स्टार डस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बनाया है। ये सुनने के बाद सो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे बेरू कहता है मैंने ढूंढा है कि वो ह्यूमन एट्रियम के दूतों की हेल्प कर रहा है। वो अर्थ पे कहीं पे छुपा हुआ है और वो पर्सन ग्रीम रिपर गिल्ड का सीईओ ली मिसंग है। अगर हम उस पे नजर रखेंगे तो शायद हमें एट्रियम के दूतों को भी पता लग सकता है। आगे हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ नीचे काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं। हम देखते कि ली मिसंग अंदर से आता है। अगर आपने शुरुआत से कहानी को देखा है तो आपको पता ही है कि ये यहाँ पे क्यों है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जब सुहो ने हाइना गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो सारा का सारा मेटल मिसंग के सर पे पड़ गया था क्योंकि वही हाइना गिल्ड को चलाता था। तो इसके सुपीरियर ने सब कुछ निपटाने को कहा था। ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको सीरीज की पहली वाली वीडियो से देखनी होगी। मिसंग हंटर एसोसिएशन से बाहर आया था तो काफी सारे रिपोर्टर उससे सवाल करने लगते हैं। वो कहते हैं मिस्टर ली, हंटर एसोसिएशन का इन्वेस्टिगेशन कैसा रहा? मिसंग कहता है इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो गया है कि मैं इनोसेंट हूँ जैसे की उम्मीद थी। रिपोर्टर कहता है ग्रीम रिपर गिल्ड हाइना गिल्ड को स्पॉन्सर करती थी, फिर भी आपको सच के बारे में कैसे नहीं पता चला कि हाइना गिल्ड ह्यूमंस को सप्लाई करती थी? इसके अलावा सीवॉल फील्ड में बहुत सारे हंटर्स मर रहे हैं। वो प्लेस भी आपके ग्रीम रिपर गिल्ड के अंडर में ही आती है। आप ही उस जगह को मैनेज करते हैं, है ना? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ली अपनी बकवास शुरू करता है। वो कहता है 2 साल पहले जो प्रलय हुआ था उसके बाद ही दुनिया केओस में पड़ गई। फिर हम ग्रीम रिपर गिल्ड ने हमसे जो बेस्ट हो सकता है वो किया। हाइना गिल्ड को स्पॉन्सर करने का कारण ये था क्योंकि हम उनकी हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास बस डी रैंक के हंटर थे। वो स्ट्रॉन्ग बन के दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए हमने उनकी हेल्प की। यहाँ तक ग्रीम रिपर गिल्ड के बाहर सेवाल फील्ड को इसलिए ओपन किया था क्योंकि नए हंटर वहाँ पे एक्सपीरियंस ले पाए। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमने जो अच्छा सोच के एक्शन लिया था उसके रिजल्ट ऐसे होंगे। अगर मैं उनको और ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता तो किसी की जान नहीं जाती। इन सब के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। ये सब बकवास सुनने के बाद सारे रिपोर्टर्स बेवकूफ बन जाते हैं और ये सभी मिसंग को इनोसेंट मानते हैं। साथ ही एसोसिएशन ने भी इसको इनोसेंट करार कर दिया है तो इनको और भी ज्यादा यकीन हो जाता है। हम मिसंग को देखते हैं, वो काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और वो अपने मन में कहता है ऐसी जगह पे एक्टिंग करना मेरे लिए पीस ऑफ केक है। मैं ऐसे ही एशिया का टॉप एक्टर नहीं हुआ करता था, मेरे पास अभी भी एक्टिंग स्किल्स हैं। एसोसिएशन के अंदर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ओल्ड चालाक आदमी मुझे बिना पूछताछ के जाने देगा। खैर अब ये सब मैटर नहीं करता। ऐसा लगता है कि हंटर एसोसिएशन को अभी तक ये पता नहीं है कि स्टार डस्ट का ओरिजिन मैं हूँ। हम देखते कि यहाँ पे सुहो भी आया होता है। वो चुपके से ली को देख रहा था। सुहो बेरू से कहता है तो ये पर्सन ली मिसंग है। बेरू तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें फील हो रहा है कि उससे कुछ एट्रियम की एनर्जी आ रही है? बेरू कहता है बिल्कुल भी नहीं यंग मोनार्क, मुझे उससे एट्रियम की जरा से भी एनर्जी नहीं आ रही। सुहो कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एट्रियम द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? बेरू हाँ कहता है। आगे सुहो कहता है तो ठीक है चलो इससे सीधा ही भिड़ जाते हैं। पर बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि अब तक आपने कुछ स्ट्रॉन्ग एनिमीज को हराया है, पर इस समय मैं आपको रोकने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल दूंगा। जो माना मैं मिसंग से फील किया है अब उस लेवल पे नहीं है कि आप उसको हरा दे। हम देखते कि मिसंग अचानक से रेज में आके सुहो जहाँ पे होता है वहाँ पे देखने लगता है। ली का असिस्टेंट उसे कहता है सर क्या हुआ? ली उसे कहता है
कुछ भी नहीं। सो भी यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, देखने के लिए आया होता है। उसके बाद हमें ली मिंग को सीधा एक होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो मजे कर रहा था। वो देख रहा था कि उसकी की गई एक्टिंग से लोग कितने ज्यादा बेवकूफ बन गए हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और वो कहती है, देखो तो यहाँ पे कौन है, क्या तुम हंटर इंडस्ट्री के हीरो तो नहीं? ली कहता है, अरे मैडम आप। लेडी कहती है, वहाँ जाने से पहले तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था। गर्ल्स चलो यहाँ से निकल जाओ। क्या आपको लगता है कि मैं हर एक चीज आपको रिपोर्ट करता फिरूंगा? लेडी कहती है, चलो भी, तुम्हें पता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेडी अपने मन में कहती है, क्या ही हॉरिबल पर्सनालिटी है, मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ और अपनी जवानी में कोरिया का सुपरस्टार रहा। हैरानी की कोई बात नहीं है, इसकी प्राइड इसकी पर्सनालिटी में झलकती है। लेकिन फिर 3 साल पहले की तबाही के बाद इसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से कुचल गई। इसके ए रैंक होने की न्यूज लोगों में काफी ज्यादा ट्रेंड थी, लेकिन इसका पर्सनल ड्राइवर वो एस रैंक से अविक हुआ, जो कि कोरिया में कुछ ही है। इसकी वजह से सारी स्पॉटलाइट इसके ड्राइवर पे चली गई। अचानक से ही सारा पासा ही बदल गया, लेकिन पता नहीं किसी कारण से ये रिपर गिल्ड में ज्वाइन हो गया, जो इसके ड्राइवर एस रैंक हंटर ली टाइग्यू ने बनाया था। लेडी ली से कहती है, कैसा रहेगा अब हम बिजनेस की बात करें? ली कहता है, कैसा बिजनेस? लेडी कहती है, चलो भी अभी ज्यादा ना समझ बनना बंद करो, मैं स्टार डस्ट पाउडर की बात कर रही हूँ। क्या ऐसे समय में मैं उसे खरीद पाऊंगी? मिंग कहता है, क्या आपने सुना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर और फैक्ट्री को मैं लूज कर चुका हूँ, मैं इतनी जल्दी आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। लेडी कहती है, अरे अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वॉइस गिल्ड मास्टर ली मिंग के पास कोई मेथड ना हो। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? ये सुन के ली थोड़ी देर चुप सा हो जाता है, लेकिन आगे वो कहता है, मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात करके देखता हूँ, क्या कुछ होता है क्या? ली मन में कहता है, अरे यार लगता है मुझे उसे ढूंढना ही होगा। इसके बाद ही हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है, यकीनन ये इडलिम के दूतों में से एक है। इसके बारे में अभी तो हमें कुछ बताया नहीं गया है, बस इसके हल्की सी झलक हमको दिखाई गई है। आगे हमें शैडो डंजन में दिखाया जाता है, जहाँ शुहो शैडो डंजन का डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा होता है। यह सब देख के बेरू अपने मन में कहता है, यंग मोनार्क उस बात के बाद खुद को ग्रो करने में लगे हैं। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यह फ्लैशबैक सुहो बेरू जब मिंग को देखने के गए थे उसके बाद का है। बेरू कहता है, ली मिंग जो स्टार डिस्ट्रीब्यूशन की चेन में सबसे ज्यादा टॉप पे है, हमें उसे इड्रीम के दूतों की इंफॉर्मेशन को हासिल करना है, यह हमारा गोल है। उसके साथ सीधा कांटेक्ट करना, यकीनन बैटल की प्रोबेबिलिटी हाई है। सुहो कहता है, तो हम उससे इंफॉर्मेशन को कैसे निकालेंगे? बेरू बताता है, अगर वो खुद से नहीं बताएगा तो मुझे उसको खा के इंफॉर्मेशन को चेक करना होगा। किंग ने मुझे उन लोगों को खाने की परमिशन दे के रखी है जो कि इविल है, लेकिन यंग मोनार्क मैं ये तभी कर पाऊंगा जब आप ली मिंग को हरा देंगे। हंटर एसोसिएशन को विजिट करने के बाद मैंने काफी तरह के हंटर को अलग अलग रैंक्स में देखा है, तो उनके हिसाब से मैं अभी आपकी रैंक को एस्टिमेट करूं तो अभी आप एक सी रैंक के बराबर है। ग्रे डी रैंक, एसिल सी रैंक और यंग मोनार्क आप ग्रे की पोजीशन में बी रैंक के लेवल के हैं। यकीनन सेम रैंक होने के बावजूद भी काफी फर्क होता है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक सी रैंक को हराने के लिए 10 डी रैंक लगेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिपर गिल्ड के ए रैंक के ली मिंग को हराने के लिए स्ट्रेंथ के मामले में अभी हम काफी ज्यादा कमजोर हैं। एसिल बेरू से कहती है, बेरू तुम्हारा क्या रैंक है? बेरू कहता है, तुम्हें तो पता है मैं एक मार्शल हूँ। एसिल कहती है, पर क्या तुम अभी एक प्राइवेट ग्रेड के नहीं हो? ये सुन के बेरू बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। आगे प्रेजेंट में हम देखते कि सुहो ने डेली डंजन क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। वो अपने मन में कहता है, मैंने डेली क्वेस्ट को ज्यादा से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी काउंट नहीं बढ़ा। लगता है हिडन रिवॉर्ड बस एक ही बार की चीज है। सुहो रिवॉर्ड में मिले हुए रैंडम बॉक्स को ओपन करता है, उसे एशेस की रिंग मिल जाती है। इसकी रेयरिटी डी है और इससे सुहो के सेंसेस 5 से बढ़ गए हैं। सुहो रिंग को पहन लेता है और वो अपने मन में कहता है, ऐसी रिंग मिली है जिससे मेरे सेंसेस 5 से बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे अभी की सिचुएशन में कुछ खास फर्क नहीं लेके आया।
मैं काफी समय से गॉब्लिन को हंट कर रहा हूँ पर लेवल भी नहीं बढ़ा है, और जब पास्ट में मैंने डीमन को हंट किया था उससे भी वुल्कान के हॉर्न का डैमेज सिर्फ 33% से बढ़ा है। मुझे तेजी से ग्रो होना होगा और बहुत ही ज्यादा कम रास्ते हैं। मुझे डंजन में जाके मैजिक बीस्ट को हंट करना होगा। आगे हम सुहो को अपने घर में देखते हैं जहाँ पे वो देख रहा था कि क्या कोई उसे डंजन में लेना चाहता है। सुहो कहता है क्या यार, बस माइनिंग और हॉलिंग टीम के लिए ही जॉब्स की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने सोचा था ऐसी कोई स्ट्राइक टीम नहीं है जो ई रैंक वाले को लेना चाहती हो। साथ ही हंटर एसोसिएशन ने रूल बना के रखा है कि उनके परमिशन के बिना कोई भी डंजन के अंदर नहीं जा सकता। बेरू कहता है यंग मोनार्क आप रिवॉल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं। सुहो कहता है अगर मैं रीअवेकन हो जाता हूँ तो वो उसे आर्टिकल में लिखेंगे और हंटर एसोसिएशन के होम पेज पे लगा देंगे। मुझे इसे अवॉइड करना होगा क्योंकि इट्रिम की दूध अर्थ पे ही है ना। अपनी आइडेंटिटी का रिवील होना और अपने पापा की कमजोरी बनना मैं इसे अवॉइड करना चाहता हूँ, और तब तो और ज्यादा जब मैं ली मिशन को तक नहीं हरा सकता। तो इट्रिम के दूतों की तो बात ही छोड़ दो। बेरू कहता है बात अगर इट्रिम के दूतों की है तो अभी के लिए कम से कम आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सुहो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आगे बेरू बताता है अगर वो यहाँ मेरे आने से पहले आए हैं तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि डायमेंशनल ट्रैवल की इफेक्ट की वजह से वो पावरफुल नहीं होंगे। सुहो पूछता है कि डायमेंशनल ट्रैवल क्या है। बेरू बताता है आउटर स्पेस से डायमेंशनल ट्रैवल करते समय एक डायमेंशनल रिफ्ट होता है जिसे क्रॉस करना ही पड़ता है। हालांकि इस डायमेंशनल रिफ्ट की वॉल्स विशेष रूप से सिकड़ी हुई यानी बहुत ही छोटी होती है। भले ही बाहर की दीवार को कितने ही फोर्सफुली एक्सपांड करने की कोशिश किया जाए वो तुरंत ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगती है। तो कोई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग होगा यकीनन उसका माना भी ज्यादा होगा, तो डायमेंशनल के ट्रैवल में उसकी और भी ज्यादा एनर्जी चली जाती है। इसलिए तो इट्रिम की इतनी बड़ी आर्मी जो आउटर स्पेस में फाइट कर रही है वो इस गैलेक्सी में घुस नहीं पाई। साथ ही यही कारण है कि अभी भी किंग यहाँ तक आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। आसानी से बताया जाए तो जो कोई भी इतना कमजोर होगा जो आसानी से डायमेंशनल ट्रैवल कर सके पक्का वो यहाँ पे आया होगा। अब मैं समझा कि खुद को रिवील किए बिना उन लोगों ने ब्रोकी और डीमंस को क्यों यूज किया। अगर फ्यूचर में इट्रिम का इन्वेशन होगा तो ग्रो होने के लिए ये मेरे पास परफेक्ट टाइम है। बेरू अपने मन में कहता है लगता है अब वो समय आ गया है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जाजिनो बेरू से कहता है बेरू अब जबकि मैं नहीं बता सकता कि अर्थ पे अभी सिचुएशन क्या है तो समय आने पे क्या करना है ये सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी तो ये लो और उसके पास जाओ। सुहो के लिए वो कई तरीके से हेल्पफुल होगा। प्रेजेंट में बेरू मन में कहता है दूसरा रीजन जिसके लिए किंग ने मुझे की दी थी मैं उसे अब यूज करूंगा। बेरू सुहो से कुछ कहने जा रहा था लेकिन तभी सुहो चिल्लाते हुए कहता है अरे यार मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। हंटर एसोसिएशन के रूल्स को तोड़े बिना सीक्रेटली डंजन के अंदर जाने के लिए मैं ये भी तो कर सकता हूँ। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। मोयू यहाँ पे आया हुआ होता है। कोई सुहो से कहता है काफी समय हो गया, तुम्हारे अवेक होने के बाद ही हमारा पहली बार मिलना हुआ है ना। मैं सोच रहा था कि क्या बात हो सकती है जो तुम्हें मुझे अचानक से बात करनी है, पर लगता है तुम तो यहाँ मेरे साथ एक बिजनेस प्रपोजल लेके आए हो। सुहो तुम काफी बड़े हो गए हो। सुहो कहता है मैं ऐसी ऑफर लेके आया हूँ जिससे आप नकार ही नहीं सकते। बेरू अपने मन में कहता है जैसे कि यंग मोनार्क से उम्मीद थी वो उसी पर्सन के पास आए हैं जिसके बारे में मुझे मोनार्क ने बताया था। हम देख देख के सुहो यू जुनहो के पास आया होता है। यू जुनहो कहता है तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें डंजन में जाने के लिए जरूरी सपोर्ट दे। हाँ हमें देखने मिलता है कि अब यू जुनहो अजीत सॉफ्टवेयर का प्रेसिडेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।